नमस्कार। जीवन के बहुत सारे पक्ष ऐसे होते हैं कि जहां आदमी अपना जीवन लगा लेता है और जवानी में ज़्यादातर समाज सेवा की तरफ जिन युवाओं का रुझान होता है, वो युवा भविष्य में एक अलग तरह की मिसाल कायम करते हैं। हम अपने उत्तराखंड की धरती से देखें तो जो बड़े आंदोलन हुए हैं, उनमें नौजवान लोगों ने जो काम किए, चाहे जंगलों को बचाने को लेकर के हो या इस धरती के गीतों के को गाने को लेकर के हो, ये सारी नौजवान उम्र में जिन लोगों ने काम किया, उसी की आगे की पीढ़ी में एक नौजवान साथी और है जो समाज सेवा को जिसने अपना सर्वस्व माना है और अपना जीवन समाज सेवा के लिए अर्पित कर दिया है। ऐसे साथी हैं नौजवान साथी नमन चंदोला। नमन चंदोला पिछले 12 साल से समाज में सक्रिय हैं, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए अपनी गतिविधियों को चलाते हैं। आज का दिन छोड़ दें तो कल शाम को मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि बेमिसाल 8 साल, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि आखिर क्या वजह है कि एक नौजवान को 8 साल का विवरण देना पड़ रहा है, वो 8 साल बेमिसाल कैसे हैं। नमन जी, आपने कल सोशल मीडिया में बेमिसाल 8 साल की एक पोस्ट की है। इस पोस्ट को पोस्ट करने की क्या वजह है और क्या है वो 8 साल के बेमिसाल काम जिनको लेकर के आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है जिसके बूते मैं समाज में कुछ बता सकूं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस जो मेरा फेसबुक में डाला गया बेमिसाल 8 साल का जो ये मुद्दा था, उसको आपने इसको संज्ञान लिया और आज एक लाइव इंटरव्यू आप करने जा रहे हैं इसको लेकर। तो बेमिसाल 8 साल का जो मेरे दिमाग में एक सोच आई, वो इसीलिए आई कि आज से ठीक 8 साल पहले मैं जब पौड़ी में पहुंचा और सामाजिक क्षेत्र में जिस तरह से हम पूरे राज्य में प्रदेश में लगे हुए थे, उसके बाद जब मैं पौड़ी पहुंचा तो इन 8 सालों में मैंने जिस तरह से निस्वार्थ भाव से लगातार समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे आप इसको पर्यावरण के क्षेत्र से जोड़कर देखें या फिर लोगों की कोई भी समस्या हो, उन सभी को मैंने इसमें शामिल किया। और तब जाकर मुझे ऐसा लगा कि अब वो समय आ चुका है कि जब मुझे अपने 8 साल का रिपोर्ट कार्ड एक तरह से जनता को देना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि जो हमारे साथ जुड़े हैं या फिर जो इस सामाजिक कॉज को उठा भी रहे हैं, तो वो लोग आखिर उससे पहले का उनका बैकग्राउंड क्या रहा और उन्होंने क्या क्या इस शहर के लिए किया। तो इसी को लेकर मैंने बेमिसाल 8 साल को जो है। चलिए, इस बेमिसाल जो 8 साल आप बात करते हैं, इससे पहले चले जाते हैं थोड़ा सा कि क्या वजह है आपकी उम्र के लोग जीवन को जीने के लिए, बेहतर जीवन के लिए सेवाओं की तरफ जाते हैं, नौकरी की तरफ जाते हैं, व्यवसाय की तरफ जाते हैं। आप समाज सेवा की तरफ आए, ऐसी क्या वजह थी कि आपको समाज सेवा की तरफ आना पड़ा? देखिए, 2011 में मैंने हायर एजुकेशन में MBA करने के बाद मैं दिल्ली जॉब करने गया था। तो जॉब करने के जब मैं जॉब सर्च ही कर रहा था उस दौरान, तो सर्च करने के साथ ही लगभग वहाँ पर मैंने जॉब सर्च करने के साथ ही UPSC की पढ़ाई करना भी सोचा कि मैं UPSC के साथ साथ UPSC की पढ़ाई भी करूँ, ताकि थोड़ा नॉलेज भी गेन होता है और मेरी उम्र भी थी। तो मैंने कहा कि UPSC के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा जा सके, तो मैं ये दोनों काम साथ साथ कर ही रहा था। इसी बीच अन्ना आंदोलन से मुझे जुड़ने का मौका मिला। वो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उससे पहले मैं समाज के बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं था। एज अगर मैं सोशल एक्टिविस्ट की बात करूं तो मेरा एक नज़रिया, एक जैसे युवा का नज़रिया होता है कि जॉब करनी है, उसके बाद सेटल होना है, या फिर UPSC की पढ़ाई करनी है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक जॉब करनी है जो हमारा ड्रीम है, और उसके बाद आगे बढ़ना है। लेकिन अन्ना आंदोलन से जुड़ने के बाद ये पूरी तरह से बदलाव मेरे अंदर आया और तब से लेकर आज तक आप देखिए कि 12 साल हो चुके हैं मुझे। 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, 2011 के बाद। तो 2012 से 12 साल हो चुके हैं मुझे कि सोशल तौर पर एक्टिव होते हुए, और 8 साल पौड़ी में मुझे पूरी हो चुके हैं। चलिए, आपने अन्ना जी के आंदोलन की बात की। जब हम अन्ना जी की बात करते हैं तो हम रालीगंज सिद्धि को देखते हैं। रालीगंज सिद्धि में जो अन्ना जी का काम है वो बहुत अलग तरह का काम है। उसमें नशा मुक्ति और खेतों को पानी, जो 2 बड़े काम अन्ना जी ने किया। अन्ना आंदोलन की बात करते हैं तो वहीं हम अरविंद केजरीवाल को भी देखते हैं। अन्ना जी की बात करते हैं तो वहीं हम कुमार विश्वास को भी देखते हैं। तो ये जो अलग अलग डायमेंशन हैं, अब आप देखेंगे कि अन्ना आंदोलन के बाद 3 अलग अलग स्टेजेस पे हमें 2-3 लोग दिखते हैं। अन्ना अपनी जगह उसी धारा में हैं जिस धारा से वो आए।
इस धारा में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल और उनके भी आपने 12 साल देख लिए हैं, तो वो एक धारा वो है। उसी मंच पर कुमार विश्वास थे, कुमार विश्वास की धारा ये है। इन तीनों में आप कौन सा रास्ता पकड़ना चाहेंगे? देखिए, अन्ना आंदोलन से जुड़ने के बाद जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, उस दौरान हम दिल्ली में ही थे। तो जब पहला जो चुनाव आया था जहाँ पे बहुत कम सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, उसमें हमने आम आदमी पार्टी का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया था। और उसके बाद जब दोबारा वहाँ चुनाव हुए तो 67 सीट आने के बाद हम लोग उत्तराखंड की तरफ आए थे। तो हमने ये सोचा था कि देश के अंदर एक नया रेवोल्यूशन आएगा, और जिस तरह से उस समय के समीकरण थे और जो हमारा पूरा माहौल बना हुआ था देश के अंदर का, तो सभी लोग, मैं ही नहीं, मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे, मैं कहूँगा कि IIT से एक्सपर्ट लोग भी अपनी जॉबों को छोड़कर कहीं ना कहीं समाज के हित में काम करना शुरू कर चुके थे। तो उसी दौरान मैंने अरविंद केजरीवाल जी और कुमार विश्वास जी के साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला। लेकिन अब ये था कि उत्तराखंड की जो परिस्थितियाँ थी, थोड़ा सा दिल्ली से अलग परिस्थितियाँ, तो बहुत ज़्यादा समय तक आम आदमी पार्टी में भी नहीं रह पाया। और यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी में रहते हुए, क्योंकि धाराएं बहुत अलग अलग हो रही थी, धीरे धीरे सब लोग पार्टी से जाने लगे, तो उसी दौरान मैं भी पार्टी से हट के फिर मैंने सामाजिक क्षेत्र में ही आगे बढ़ने का सोचा। आप सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो मतलब इसको सोशल एक्टिविस्ट की तरह देखें कि नमन चंदोला एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं कि जो एक समय में, एक चुनाव में, 2 धाराओं में एक साथ खड़े हो जाते हैं। मैं ठीक हूँ? जी बिल्कुल, ऐसा भी आप कह सकते कि आप बॉबी पवार के साथ हैं, जो युवाओं की शक्ति के रूप में उभरे हैं। बॉबी पवार के साथ आपने उनको समर्थन दिया, उनके साथ खड़े हुए। यहाँ आप अनिल बलूनी जी के साथ खड़े हुए। तो ऐसे में ये क्या, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, आप किस धारा को तरजीह देते हैं? देखिए, बॉबी हमारी टीम का हिस्सा है, बॉबी हमारे साथ का है, तो ये निश्चित था कि मैं कहीं भी रहूं, बॉबी का प्रचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और बॉबी के साथ कहीं भी मैंने इस बात को नहीं आने दिया कि मेरे कारण बॉबी को कोई परेशानी हुई, फिर मेरे किसी डिसीजन से बॉबी को कोई नुकसान हो, ये मैंने पूरे चुनाव के दौरान कहीं नहीं आने दिया। रही बात बॉबी और अनिल बलूनी जी की, तो बॉबी का जो चुनाव था वो टिहरी क्षेत्र को लेकर था, जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, दोनों ने ऐसे उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने का काम किया था जिनका मुझे लगता नहीं कि 5 साल में समाज से बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, या फिर जिनकी उम्र भी उनके कामों के आगे आ रही थी, जो कि पूरे क्षेत्र में भी घूम नहीं पा रहे थे। वहीं बॉबी का लगातार संघर्षरत रहना, युवाओं के लिए जेल जाना और बड़े बड़े मुद्दों को उठाकर उनको न्याय की तरफ आगे बढ़ाना, तो इसीलिए बॉबी को वहां पे चुनाव किया गया था। अब रही बात पौड़ी की, तो जरूर लोगों के मन में मंशा थी कि ये एकदम से डिवीजन अलग कैसे आगे कि यहाँ पे अनिल बलूनी, क्योंकि सत्ता के खिलाफ हम लगातार काम करते आ रहे हैं और सत्ता के साथ जाना, तो ये मैं ये कहना चाहूंगा कि अनिल बलूनी को जो समर्थन दिया गया तो केवल पौड़ी शहर, पौड़ी विधानसभा को देखते हुए लिया गया था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि राज्य गठन के 23 सालों बाद भी जिस तरह से पौड़ी उपेक्षित रही है, और केंद्र सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें यहाँ पर जरूर प्रस्तावित थी, लेकिन कोई भी धरातल पर सक्रियता नहीं दिखाई थी। इससे पहले भी पौड़ी में भाजपा के सांसद रहे जिनसे लोगों ने बहुत उम्मीद की, तो मुझे लगता नहीं कि वो सांसद इस काबिल भी थे कि वो पौड़ी को आगे लेकर जाते, इसलिए हमने कभी भी उनका समर्थन नहीं किया, ना ही उनके पक्ष में किसी बात को रखा। लेकिन मुझे ये लगा कि अनिल बलूनी जी एक ऐसी शख्सियत हमको मिले हैं कि जो केंद्र में हमारी बात को ज़्यादा मजबूती के साथ रख सकते हैं। जैसे कि पौड़ी के आसपास के लोगों ने और पौड़ी गांव के हमारे जो आसपास के नौगांव समिति है, नौगांव के लोगों ने लगभग 2 से 3 हज़ार नाली जमीन का प्रपोजल बनाकर मेरे पास भी दिया, और उनके पास भी है कि यहाँ पर विकास कार्य होने चाहिए थे। तो केवल वो विकास कार्य पौड़ी विधानसभा के अंदर हो, इसी को लेकर अनिल बलूनी जी को जो है समर्थन दिया गया था। कुछ लोगों ने हालांकि ये भी अफवाह इसमें फैलाई कि मैं भाजपा में शामिल हो चुका हूँ, जो कि पूरी तरह से निराधार है। पौड़ी को हित में जो भी फैसला होगा पौड़ी के लिए करेंगे, कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होगा। चलिए, ये बहुत, जब आपकी बात को सुन रहा हूँ मैं, जो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि व्यक्तिगत रूप से जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि लगभग यही बात कभी किसी समय में अरविंद केजरीवाल भी बस इसी टोन में इसी तरह की बात किया करते थे। और ये भी सच है कि जब हम अन्ना आंदोलन की बात करते हैं तो वहाँ एक बात ये तय हुई थी कि बड़े निर्णय के लिए ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के निर्णय हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही ऐसे काम हो सकते हैं। इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि आप राजनीतिक स्ट्रीम में जाएं, राजनीति की धारा में जाएं। यहाँ पर जिन मुद्दों को लेकर के आप बात कर रहे हैं, सच यही है कि ये समाज सेवा के कामों से नहीं हो सकते, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के प्रश्न हैं।
पौड़ी का विकास भी उनमें एक है जो राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रश्न है, चाहे वो इकाइयां छोटी हों या बड़ी हों। यहाँ पर जब बात करेंगे तो आप कौन सी धारा पकड़ेंगे कि आप उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर के आप पिछले 8 साल से संघर्ष करते रहे। दूसरी बात, आपने 8 साल एक नगर में दे दिए, 8 साल आपने पौड़ी को दे दिए कि आपका जन्म स्थान भी यही है, तो आपने यहाँ जो समय दे दिया है, इसके बाद आप किस धारा को पकड़ना चाहेंगे, कहाँ जाना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अरविंद केजरीवाल जब अन्ना आंदोलन होता, अरविंद केजरीवाल के साथ भी ये स्थिति आई थी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे जरूर होते हैं जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप उन पहलुओं को हल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप पौड़ी की अभी बात करें कि हमने संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर बहुत सारे मुद्दों को यहाँ पे हल करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर राजनीतिक रूप से, क्योंकि हमारे पास ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं थे जो हमारी बात को मजबूती के साथ रख सकें, तो उसकी ज़रूर यहाँ पे कमी दिखाई दी। मैंने पहले ही कहा था कि अगर मेरे चुनाव लड़ने से पौड़ी के लोगों को ये लगता है कि ये केवल चुनाव के लिए ये सब कुछ कर रहा है, तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने 8 साल तक सिर्फ पौड़ी के हित में काम किया, पौड़ी के लिए निस्वार्थ काम किया। मैंने कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि इसने हमने इसको ये फ़ायदा दिलवाया या फिर मैंने किसी व्यक्ति से 1 भी रुपया लेकर काम किया हो। तो मेरा जो बिल्कुल काम था पूरी तरह से निस्वार्थ था और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व नहीं किया जाता या फिर ऐसा कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आता जो हमारे मुद्दों को ज़्यादा मजबूती के साथ उन्हें हल कराया जाए, तो फिर ये जनता को देखना चाहिए कि क्या उनको ऐसे लोगों के साथ जाना है कि जो लगातार उदासीन बने रहे इन 23 सालों में पौड़ी के लिए, या फिर उनको ये देखना है कि एक लड़का जो है कि 8 साल से लगातार संघर्षरत है और बहुत सारे काम किए हैं, धरातल पर उनका रिजल्ट निकला है। तो अब ये तो जनता को तय करना है कि वो मुझे किस रूप में देखना चाहती है। अगर जनता चाहती है कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ही आगे बढ़ता रहूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, और जनता चाहती है कि मैं राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैंने पूरी तरह से फैसला है जनता के ऊपर छोड़ा। क्या आपकी इस बात का अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि आप उसकी पूर्व पीठिका तैयार कर रहे हैं अपने आप चुनाव की? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे किसी राजनीतिक पार्टी में जाना, शामिल होना होता तो मेरे पास भाजपा और कांग्रेस के पहले से ही बहुत सारे ऑफर आए। मेरा कहना ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि आप जो बात कह रहे हैं कि लोग मुझे कहाँ देखना चाहते हैं, तो क्या इस बात का अर्थ ये लगा लें कि आप भविष्य में पौड़ी की राजनीति में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मैं हस्तक्षेप करूंगा, लेकिन अगर जनता चाहेगी तो मैं जरूर उनकी उम्मीदों पर खड़ा होने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी अपनी तरफ से पूरा जिस तरह से मैंने अपना जीवन समाज के हित में लगाया, वैसे ही अगर जनता चाहेगी तो जरूर पौड़ी के लिए हर संभव वो कोशिश करेंगे, ताकि पौड़ी का जो 23 साल से उपेक्षित ये जो एक काल था उससे समाप्त करते हुए एक नया टाइम पीरियड आगे आए और पौड़ी भविष्य में विकसित और भी ज़्यादा विकसित रूप से आगे बढ़े। इसी को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। पिछले कुछ समय से जो राजनीतिक चरित्र हो गया है, राजनीतिक का जो आभामंडल हो गया है और सारी चीज़ें राजनीति के इर्द गिर्द केंद्रित होती जा रही हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है या आपको कहीं ऐसा भ्रम है कि लोग कह देंगे कि आप चुनाव लड़ें? देखिए, मैंने हमेशा से ही मैंने कहा कि मेरा 2012 से पहले कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, ना मैंने कभी किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल रहा है, फिर मेरी छात्र राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन अन्ना आंदोलन से सीख के हमने बहुत कुछ सीखा बड़े बड़े दिग्गज लोगों से इस देश के, कि किस तरह से समाज के लिए काम किया जा सकता है। अब मैं एक बार फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर जनता को ये डिसाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि 23 साल की अपेक्षा एक बहुत बड़ा पहलू होता है। अगर जनता ये चाहती है कि मैं सामाजिक तौर पर ही उनकी बात को उठाता रहूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन जनता ये चाहती है कि भी सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। कैसे मान लें कि अभी जो आपने संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया, पूरा पौड़ी आपके साथ खड़ा हुआ, मुद्दे आपके अपने नहीं थे, मुद्दे जनता के मुद्दे थे, जनता आपके लिए नहीं, जनता के मुद्दों के लिए आपके साथ खड़ी हो गई। ऐसी स्थितियों में क्या ऐसी संभावनाएं कहीं आपको दिखती हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस नगर के जनप्रतिनिधि के रूप में अपने को कहीं खड़ा पाएं? देखिए, मैंने तो पहले ही स्पष्ट किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन पौड़ी, चुचा और कांडई गाँव की जो हमारी महिलाएं थी उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि नमन नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। और इसके साथ ही 9 गाँव जो हमारे हैं, जितने इस पौड़ी की मुख्य धारा की 9 गाँव समिति है, उनके भी तमाम लोगों ने मुझे कहा कि नमन नहीं, अगर ज़रूरत पड़ती है
अगर कोई ऐसा कैंडिडेट हमें नहीं मिलता है तो हम जनता की तरफ से आपको चुनने का कार्य करते हैं। लेकिन मैंने कहीं भी जो भी मैंने आज तक के फैसले लिए आप देख सकते हैं, पुरानी भी और ये फिर आगे भी जो फैसले लूँगा, मैंने कभी भी उन लोगों को नाम नहीं आने दिया। फिर किसी को ऐसा ना लगे कि मैंने जो समर्थन पत्र भी दिया था वो पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से इसीलिए दिया था कि मेरे कारण ऐसा ना हो कि मेरे कारण किसी को नुकसान हो, फिर किसी को लगे कि ये अपने लिए राजनीति कर रहा है। जो निर्णय लिया गया था वो भी सहहित में था, आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा वो भी सहहित में होगा। और अगर ऐसी संभावनाएं भी बनती हैं कि यहाँ पे स्थितियां अनुकूल नहीं होती तो प्रदेश स्तर में हम लगातार आंदोलित हैं ही और जन मुद्दों को लगातार उठाते आ रहे हैं, तो उन जन मुद्दों को लगातार उठाते रहें। जैसा वातावरण है, इस वातावरण में अगर बात करें कि जिस तरह से लोगों ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नमन चंदोला को स्वीकार किया, उसके साथ खड़े हुए, तो अगर राजनीतिक रूप से लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो नमन चंदोला कहाँ खड़े होंगे? मैंने पहले ही कहा कि हो सकता है, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसी संभावनाएं भी बन सकती है कि लोग कहें कि आप चुनाव ना लड़ो, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं सामाजिक क्षेत्र में लगातार मैंने कहा कि ये हमारी एक शपथ है कि हम पौड़ी के विकास में कोई भी समझौता नहीं करेंगे। तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जैसे आज तक काम करते हैं, 8 साल हो चुके हैं, 12 साल टोटल मुझे हो चुके हैं। आप देखिए कि मेरी उम्र का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आपको दिखाई देगा जो कुछ केवल जनता के लिए काम कर रहा हो, कोई उसका अपना रोजगार ना हो, ना ही कोई ऐसा कोई वो काम कर रहा हो जिससे कि उसकी परिवार चले या फिर कोई प्रभावित स्थिति ऐसी बने। लेकिन मैंने हमेशा से ही अपने से ज़्यादा लोगों को महत्व दिया, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आवाज़ में बन सकूं, उनकी उम्मीदों पर खड़ा हो सकूं और उनकी जो समस्याएं उनको पूरा करवा सकूं। इसी को लेकर ही मैंने अभी तक अपना जीवन समर्पित किया और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये बड़ा सवाल है। हम अपनी पढ़ाई के दिनों में पढ़ा करते थे कि कहते थे कि जो 25 साल तक कॉमरेड नहीं है उसमें दिल नहीं होता, जो 25 साल के बाद भी कॉमरेड उसमें दिमाग नहीं होता। तो जब आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, अपने जीवन यापन के स्रोतों पर आपने बात नहीं की, तो क्या जो कहावत हम सुना करते थे उसका बाद वाला जो पहलू है हम उसको समझें, या आप ऐसा क्या करेंगे कि जिसके साथ साथ आप समाज सेवा कर सकें? देखिए, अगर आने वाले समय में स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं तो मेरा पूरा ये जोर है, जो कि मैंने पहले भी कहा है काफ़ी बार, कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोलना चाहता हूँ ताकि जो हमारे पौड़ी के लोग हैं, युवा जो हैं हमारे, वो अधिकतर यहाँ से पलायन करके बाहर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हायर स्टडी का कोई ऐसा उनको इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहा है, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहा है ताकि वो पौड़ी ना छोड़ पाए। और बाहर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा महंगी जो है, खर्चीली जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था हो रखी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ पर पौड़ी के अंदर बनाया जाए जिसमें जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, जो भी हमारा उत्तराखंड का जो PCS लेवल तक के जो एग्ज़ाम हो, यहाँ पे उनकी तैयारी कराई जाए। और उसमें भी हम 2 सेगमेंट बनाएंगे। जो लोग उसका शुल्क दे सकते हैं वो उसका शुल्क देंगे, लेकिन जो ऐसा लगेगा कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं वो शुल्क नहीं दे पा रहे, गरीब हैं पर मेधावी हैं, हाँ मेधावी हैं, तो उन लोगों के लिए हम स्कॉलरशिप लेकर आएंगे और उनको निःशुल्क हर चीज़ उपलब्ध कराएंगे ताकि पौड़ी के अंदर एजुकेशन हब के रूप में भी पौड़ी आगे बढ़ सके। जो हम बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति का सामाजिक कार्यकर्ता होना, वो शुरुआत से लेकर और अभी तक, और जो आपने अंतिम बात कही वो फिर आपको एक सोशल वर्कर के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित करता है। हमारी मंगल कामनाएं हैं कि आप इसमें सफल हो सके। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है जिस पौड़ी में आप इस इंस्टीट्यूट को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, वहाँ से पलायन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बाहर जा रहे हैं। यहाँ पढ़ाई की संभावनाएं कम हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए वो कहाँ तैयारी करें इसका भी अभाव है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वाकई ये समाज सेवा भी होगी और जीवन यापन का साधन भी होगा, और जहाँ हम अपने साथ एक नौजवान सामाजिक कार्यकर्ता को स्थापित होते हुए भी देखेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद।